गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखिए, अपना पाठ भारत चल रहा है प्राकृतिक संसाधन। गत वीडियो में हमने वन्य जीव संरक्षण के बारे में अध्ययन किया था और वहां पर मैं आपके लिए बता रहा था कि वन्य जीव किस प्रकार से लगातार कम होते हुए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण आ रहे हैं निकल करके, और हम किस प्रकार से वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से वन्य जीवों की घटती संख्या को अपन कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में कुछ अपन आगे भी अध्ययन करते हैं। देखिए, आगे जहां तक बात करें तो देखिए, यदि वन्य जीवों की संख्या कम होती जाती है तो इसके पीछे मुख्य कारण जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि वनों की संख्या में लगातार कमी होना। जब वनों की संख्या में लगातार कमी होती है तो ऐसी कंडीशन में जो वन्य जीव जो होते हैं, जंगलों में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में उनकी संख्या लगातार कम होती हुई चली जाती है। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण जो संघ है, उसके अनुसार इन जीवों का संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन इसी क्रम में सरकार ने क्या किया, 1948 में एक संघ बनाया जिसका नाम था IUCN। पेपर में कई बार आपसे एक नंबर की फुल फॉर्म पूछ लेता है। आपके पेपर में 11 प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के, जिनमें से एक प्रश्न हमेशा अधिकांशतः फुल फॉर्म का जाता है कई बार। तो यदि IUCN का पूरा नाम आता है तो अपन देंगे नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN का पूरा नाम है। IUCN जो है ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाती है, जिससे वन्य जीवों को संरक्षण प्राप्त होता है। IUCN ने देखा कि जो जीव विलुप्ति के कगार पर हैं, अर्थात जो जीव विलुप्त होने के कगार पर आ रहे हैं धीरे धीरे, या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके लिए इसने एक पुस्तक का निर्माण किया और उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। कौन सी पुस्तक है? रेड डाटा बुक, लाल पन्नों वाली किताब। जो जीव विलुप्त हो जाते हैं उन जीवों को रेड डाटा बुक के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, अब इस IUCN ने समस्त जीवों को 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 5। एक थे विलुप्त प्रजाति, दूसरी थी संकटग्रस्त प्रजाति, तीसरी थी संवेदय प्रजातियां, चौथी है दुर्लभ प्रजातियां, और लास्ट 5वीं है अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। पेपर में प्रश्न आ जाता है कई बार कि IUCN ने वन्य जीवों की कितनी श्रेणियां बनाई थी, तो कितनी श्रेणियां बनाई भैया? 5। कौन कौन सी? विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त जातियां, संवेदय जातियां, दुर्लभ जातियां और अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। एक एक का वर्णन हम यहां पर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलुप्त प्रजाति। देखिए, विलुप्त ऐसी प्रजातियां जो प्रकृति में या पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं, अर्थात जिनका कोई भी प्रतिनिधि आज वर्तमान में जीवित नहीं है, वो कौन कहलाती हैं? विलुप्त प्रजाति कहलाती हैं। विलुप्त जो बिल्कुल एक भी जीव है ही नहीं। जैसे कि बात करें डायनासोर की, डायनासोर नहीं आज, राइनिया जानवर नहीं है बिल्कुल भी। दोनों क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। केवल नाम शेष है, कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं है। तो ये दोनों ही जीव कैसे हैं? विलुप्त जीव हैं। दोबारा सुने, ऐसे जीव जिनमें का कोई भी प्रतिनिधि आज पृथ्वी पर जीवित अवस्था में नहीं है, अर्थात तो उनकी संपूर्ण प्रजाति नष्ट हो चुकी है, वो कौन से कहलाते हैं? विलुप्त जातियां कहलाती हैं। ध्यान रखें, डायनासोर, राइनिया किस में आती हैं? विलुप्त श्रेणी में आती हैं। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न पूछे था उदाहरण में कि कोई 2 विलुप्त प्रजातियों के नाम बताइए। सिलेबस में 2 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों याद रखनी है, डायनासोर और राइनिया। आगे चलते हैं। दूसरी प्रजातियां आती हैं संकटग्रस्त जातियां। देखिए, संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं? अर्थात जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा होता है, अर्थात जिनकी संख्या बहुत ही क्या है? कम है। प्रकृति में या पृथ्वी पर उन जातियों की संख्या बहुत ही क्या है? कम है। यदि समय रहते हुए उनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र वो क्या हो जाएंगी? समाप्त होने की या विलुप्ति के कगार पर आकर के खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी जातियां जिनकी संख्या वर्तमान में पृथ्वी पर बहुत कम है, प्रकृति में बहुत कम है, तथा जल्दी ही शीघ्र यदि उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ तो वो भी विलुप्ति कगार पर पहुंच जाएंगी। वो कौन श्रेणी कहलाती हैं?
संकटग्रस्त जातियों में आती हैं। जैसे कि बात करें गेड़ा है, घोड़ावन है, बब्बर शेर है, बगेरा है, ये सब कैसी श्रेणी में आ रही है भैया? संकटग्रस्त श्रेणी में आ रही है। नेक्स्ट बात करें सभेदे प्रजातियां। देखिए सभेदे प्रजातियां कौन सी हैं? सभेदे प्रजातियां वो हैं जिनके जीव तो वर्तमान में हैं लेकिन संख्या उनकी क्या है? कम है। यदि उनको संरक्षण प्राप्त नहीं किया तो शीघ्र ही किस श्रेणी में आ सकती हैं? संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। अभी विलुप्त तो नहीं होंगी लेकिन कौन श्रेणी में खड़ी जाएंगी? संकटग्रस्त में। तो ऐसी प्रजातियों को बचाने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है ताकि इनकी संख्या न्यूनतम स्तर से भी और नीचे जाए और कहां पहुंच जाए? संकटग्रस्त स्तर पर पहुंच जाए। इसलिए इन्हें हमें बचाना चाहिए ताकि इन्हें संकटग्रस्त होने से बचाया जा सके। और भाई जब एक बार कम है कि संकटग्रस्त पहुंच गई, फिर उनका संरक्षण नहीं किया तो धीरे धीरे वे आ जाएंगे, बेचारी विलुप्त हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इनका पहले ही संरक्षण करें ताकि इनको संकटग्रस्त होने से ही बचा लिया जाए और ये फिर आगे जाकर विलुप्त नहीं हो। तो ऐसी प्रजातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की श्रेणी में आ सकती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? सभेदे जातियां कहलाती हैं। सिलेबस में आपके कोई उदाहरण इसका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आती हैं दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ, बहुत कम मिलने वाली, अर्थात ऐसी जातियां जो पृथ्वी पर बहुत कम पाई जाती हैं। दुर्लभ चीज जिसको अपन कहते हैं बहुत कम मिले, कहीं कहीं मिलती हो, बात अपन कहा दुर्लभ के। तो ऐसी प्रजातियां जो पृथ्वी पर या प्रकृति में बहुत ही क्या पाई जाती हैं? कम पाई जाती हैं या फिर सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है, वो कौन सी कहलाती हैं? दुर्लभ जातियां कहलाती। जैसे बात करें हिमालयी भालू है, कहां पर पाया जाता है? केवल हिमालय पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? और ऐसे ही विशाल पांडा है, छोटा जानवर होता है, वो भी बर्फ पर पाया जाता है। ठीक है, दोनों किस में आती हैं? दुर्लभ जातियों में आती हैं। बात करें लास्ट अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। अपर्याप्त अर्थात ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या अभी हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, जिनकी हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है, वो कौन सी कहलाती हैं? अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां कहलाती हैं। दिक्कत किसी के लिए? दोबारा देखें, IUCN ने वन्य जीवों की 5 श्रेणी बनाई जिनमें सबसे पहले आती है विलुप्त प्रजातियां। और विलुप्त प्रजातियों में 2 जीव आते हैं सामान्यतः, डायनासोर और राइनिया। दूसरी आती है संकटग्रस्त जातियां जिसमें गेड़ा, घोड़ावन, बब्बर शेर, बगेरा आदि आते हैं। एक आती है सभेदे प्रजातियां। चौथी आती है दुर्लभ जातियां जिसमें हिमालयी भालू और विशाल पांडा आता है। और लास्ट आती है अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। तो ये हुई आपके IUCN के अनुसार 5 प्रकार की प्रजातियां। नेक्स्ट बात आती है कि इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, भाई वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके, इसलिए राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने मिलकर के क्या किया है? इनके लिए संरक्षण प्रदान किया है। अब संरक्षण करने के लिए अनेक प्रकार के राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चित क्षेत्र घोषित किए हैं ताकि वन्य जीवों को और वनों को उचित संरक्षण प्रदान किया जा सके। अब अपन इन तीनों का अलग अलग वर्णन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और जैव मंडल निचय, बायोस्फीयर रिजर्व का। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं यहां पर राष्ट्रीय पार्क। देखिए राष्ट्रीय पार्क, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क जिन्हें अपन कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्क वे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्राकृतिक अवशेषों के साथ साथ वन्य जीवों और वनों को पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी राष्ट्रीय पार्क में पेड़ पौधों, वन्य जीवों के साथ साथ प्राकृतिक अवशेष जो होते हैं उनको भी पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पार्कों के अंतर्गत जो निजी संस्थाएं होती हैं उन निजी संस्थाओं के लिए प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है। जो निजी संस्था होती है, कोई भी कार्य करना, कोई शूटिंग वगैरह या कोई भी कार्य करना चाहें तो उनके लिए वहां पर कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत या राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं ये केंद्र सरकार के अंडर में आ रहते हैं। नेशनल पार्क जो होते हैं ये किसके अंडर में होते हैं? केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है और उन्हीं के अनुसार इनमें सारे काम होते हैं। यानी पशुओं की किस तरह से देखभाल करनी है, किस तरह से उनका संरक्षण करना है, प्रजनन कराना है, सारे जो अंडर में होते हैं वो किसके होते हैं? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। यहां पर शिकार और आखेट पूर्णतः निषेध होता है, यहां पर कोई भी शिकार नहीं किया जाता है। साथ में ही इन राष्ट्रीय पार्कों के कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होते हैं ताकि देश से, विदेशों से आने वाले जो लोग होते हैं, पर्यटक जो होते हैं, वो यहाँ की सुंदरता का,
पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को आसानी से देख सकते हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और केंद्र सरकार को क्या मिलती है, आर्थिक रूप से पैसा मिलता है। हमारे यहां पर जो राष्ट्रीय पार्कों की जहां तक बात करें देश के, तो कुछ राष्ट्रीय पार्क आपके बुक में दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में है। देखिए पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई सा भी राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेते हैं वहां पर कि यह राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको याद होना चाहिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में है। दूसरी बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुजरात में है। तीसरी बात करें ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर HP, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कर्नाटक में। कहां पर है, नेक्स्ट बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अगली बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, जहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजस्थान में है और राजस्थान के भरतपुर जिले में है, प्रॉपर भरतपुर में ही है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तरांचल में। तो ये थे आपके राष्ट्रीय पार्क जो कहां पर हैं अपने भारत देश में है। नेक्स्ट बात करें अभ्यारण्यों की कि अभ्यारण्य क्या होते हैं। देखिए अभ्यारण्य वे क्षेत्र होते हैं जहां पर वन्य जीवों का शिकार पूर्णतः निषिद्ध होता है, वन्य जीवों का शिकार वहां पर नहीं किया जाता है। निजी संस्थाएं जो होती हैं, निजी संस्थाओं के लिए यहां पर अभ्यारण्यों में अनुमति दे दी जाती है, जबकि यहां पर किसी निजी संस्था को कोई अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन यहां पर अनुमति दे दी जाती है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो भी निजी संस्था कुछ कार्य करती है उसके अंतर्गत वो सारे कार्य रचनात्मक होने चाहिए। रचनात्मक मीन्स वो सारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि जिनसे इन जीवों के लिए, जो भी इसमें जीव निवास कर रहे हैं, चाहे वो वन्य जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पक्षी हैं, उन जीवों के प्रति उनमें कोई खामी नहीं हो, अर्थात उन जीवों को नुकसान पैदा नहीं हो उनके कार्यों से। निजी संस्थाओं कार्य ऐसे होने चाहिए जिनसे उन जीवों को नुकसान नहीं हो, बल्कि उनके लिए क्या, उनसे लाभ हो। तो ऐसे रचनात्मक कार्य यदि हैं किसी संस्था के, तो उनको इन अभ्यारण्यों के अंतर्गत प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है। अभ्यारण्य जो होते हैं यहां पर भी बिल्कुल पूर्ण रूप से शिकार प्रतिबंध होता है, कोई शिकार नहीं किया जाता यहां पर भी। ये अभ्यारण्य जो होते हैं ये भी गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनमें भी छूट होती है, पर्यटक जा सकते हैं आसानी से। हमारे यहाँ पर कुछ अभ्यारण्य हैं, राजस्थान के अभ्यारण्य, जिनमें बात करें सरस का अभ्यारण्य कहां पर है, अलवर में है, अपने खुद के जिले में है। दरिया अभ्यारण्य कहां पर है, कोटा में। माउंट आबू कहां पर है, सिरोही में। तालछापर अभ्यारण्य चूरू में है। जवाहर सागर कहां पर है, कोटा में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। केला देवी अभ्यारण्य कहां पर है, करौली में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, जयपुर में है। अब बात करते हैं यहां पर जीवों की। पेपर में क्या करता है, वो पूछ लेता है कि जंगली मुर्गा राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो यह भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि किस अभ्यारण्य में कौन सा जीव पाया जाता है। वैसे जीव तो काफी पाए जाते हैं, लेकिन सर्व प्रमुख रूप से कौन सा जीव वहां पर निवास करता है उसको लिया जाता है। जैसे अपन बात करें सरिस्का अभ्यारण्य की, तो सरिस्का अभ्यारण्य में एक तो हिरण और एक गौड़ावन, दो जीव मुख्य रूप से होते हैं। तो दोनों का अपन यहाँ पर नाम लेते हैं कि सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में हिरण और गौड़ावन जीव पाए जाते हैं। बात करें दर्या अभ्यारण्य कोटा की, तो वहां पर बघेरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बात करें अगली माउंट आबू सिरोही की, तो वहां पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें ताल छापर अभ्यारण्य चूरू की, तो वहां पर कौन पाया जाता है, काला हिरण। क्या पाया जाता है, काला हिरण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें जवाहर सागर कोटा की, वहां पर कौन पाए जाते हैं, घड़ियाल। किसमें पाए जाते हैं, पानी के अंदर। नेक्स्ट बात करें सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ की, वहां पर क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। केला देवी अभ्यारण्य क्या पाया जाता है, रीछ। नाहरगढ़ में तेंदुआ और सियार। तो ये थे आपके राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ अभ्यारण्य। अब बात करें अपन अपने देश की, तो कुछ देश के अभ्यारण्य के नाम मैं आपके लिए बता रहा हूं, जैसे कि नागा अर्जुन सागर अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, हजारीबाग बिहार में है, नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात में है, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रप्रभा प्राणी विहार कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, और केदारनाथ प्राणी विहार कहां पर है, उत्तरांचल में है। ये अपने देश के हैं। नेक्स्ट बात आती है यहां पर तीसरी, जैव मंडल निचय क्षेत्र। देखिए
जैव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व वे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए खुले हुए रहते हैं। अर्थात यहां पर वैज्ञानिक जो होते हैं इन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियों पर, जीव जंतुओं की प्रजातियों पर, पक्षियों पर अपनी क्या करते हैं? शोध करते हैं। तो वैज्ञानिकों के लिए मान्य क्षेत्र कौन से हैं? जैव मंडल निचय क्षेत्र। हमारे जो 128 देश हैं, इन 128 देशों में 699 जैव मंडल निचय क्षेत्र हैं। 128 देशों में कितने जैव बायोस्फीयर क्षेत्र हैं? 669, सॉरी, कितने हैं? 669 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहले भारत में जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व आया था, यह जैव मंडल निचय जो क्षेत्र घोषित किया गया था, वो कहां पर है? नीलगिरी में। कहां पर है? और भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडल निचय क्षेत्र हैं? 18। कितने हैं? 18 जैव मंडल निचय क्षेत्र हैं। अब बात करें अपन कुल कुछ जैव मंडल निचय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ग्रेट निकोबार, असम में है काजीरंगा मानस, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, कर्नाटक केरल में नीलगिरी, मध्य प्रदेश में कान्हा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी और राजस्थान में थार का रेगिस्तान। ये आपके हैं जैव मंडल निचय क्षेत्र। दोबारा सुन लें, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों में से हम 3 प्रयास यहां पर पढ़ रहे हैं। एक है राष्ट्रीय पार्क, एक है अभ्यारण्य और एक है जैव मंडल निचय क्षेत्र। तीनों का अध्ययन अपन ने किया। इनमें वन्य जीवों का, वनों का, पक्षियों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। उनकी संख्या को घटने से रोका जाता है। आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।